हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लवकेश। और आज का जो हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत और भारत पर तुर्क और अरबों का आक्रमण। पहला आक्रमण अरबों का हुआ था, उसके बाद 12वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रांता था और उसके बाद गजनबी वगैरह या सुबक्तगीन वगैरह या फिर मोहम्मद गौरी, ये तुर्क आक्रांता थे। इस इतिहास को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं या ऐसे शब्द हैं जो बार बार हम इस इतिहास को जब पढ़ेंगे तो उनका और हमारा आमना सामना होगा। तो उन शब्दों को हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। 4 से 5 शब्द हैं, उनके बारे में अगर हम समझ लेंगे तो जब हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। इतिहास का ये नियम है, अगर इतिहास को आप बारीकी से और जड़ से पढ़ेंगे हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अगर आप जगह जगह से इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास को आप सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। मेरा प्रयास जड़ से होगा, आपको इस तरह से समझाऊं या इस तरह से पढ़ाऊं कि हमेशा के लिए आपको वो याद रहे और आप उसको पढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। जो कुछ शब्द हैं महत्वपूर्ण, उनमें से नंबर 1 है खलीफा, नंबर 2 है सुल्तान, नंबर 3 है बादशाह, नंबर 4 जो शब्द है ये भी हमारे सामने आता रहेगा बार बार, गाजी। और उसके बाद एक और शब्द है जिसका नाम है जिहाद। और एक ज्यादातर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सल्तनत काल कौन सा था। तो इनके बारे में आज हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। खलीफा क्या है? देखिए, अगर हम देखें कि जब हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी के लिए चुनाव होता है या फिर जो उनका जो उत्तराधिकारी होता है वो जब गद्दी पर बैठा था, पैगंबर साहब ने कहा था मेरी मृत्यु के बाद जो व्यक्ति इस गद्दी पर बैठेगा, मेरा उत्तराधिकारी जो होगा, उसको खलीफा के नाम से जाना जाएगा। अब तक अगर हम देखें 632 ईस्वी से, यानी पहले जो खलीफा थे 8 जून 632 ईस्वी में जो बने थे अबू बकर, और अंतिम जो है 49वें खलीफा। अब तक कुल 49 खलीफा हुए, जिनमें अंतिम है जो 3 मार्च 1924 को हुए थे, यानी कि जो बैठे थे लास्ट गद्दी पर, वो थे अब्दुल मजीद सेकंड। ये ध्यान रखना, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला करता है, सिंध पर आक्रमण करता है राजा दाहिर के ऊपर, तो उस समय खलीफा जो थे अबू वालिद, वो 11वें नंबर के खलीफा थे। ये आप ध्यान रखना। ये तो रही खलीफाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद हम देख लेते हैं सुल्तान। ये हमारा हो गया खलीफा। सुल्तान वो होता था जो खलीफा के आदेश पर ही शासन करता था, खलीफा के पद पर विश्वास करता था और जैसा आदेश पत्र खलीफा जारी करता था उस हिसाब से वो शासन चलाता था। उसे कहते थे सुल्तान। यानी कि जो सत्ता की जो मुख्य जो चाबी थी, जो ताकत थी, वो खलीफा के हाथों में थी, ना कि सुल्तान। खलीफा जो आदेश देगा वो सुल्तान मानेगा और वही चीज वो अपने राज्य में लागू करेगा। नंबर अगला है बादशाह। बादशाह या आपने बादशाह भी नाम सुना होगा। बादशाह शब्द का अर्थ ये होता है कि ये जो आक्रांता थे, जो बाहर से आए हुए हैं, तो अपनी जो छोटी सेना लेकर जब ये आ रहे थे, अपने एक इनका जो छोटा एक कबीला था, जो छोटी जो सेना थी, तो उसमें इन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं आपका बादशाह हूं, अर्थात मैं ही आपका राजा हूं, मैं ही आपका स्वामी हूं। मेरे लिए अब कोई और व्यक्ति इस कबीले से या इस संगठन से चुनौती पेश नहीं करेगा। मैं ही सर्वेसर्वा हूं और रहूंगा जब तक मैं जीऊंगा, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति मुझे चुनौती नहीं देगा। आप लोगों को ये मानना होगा कि यही हमारे राजा हैं, यही हमारे स्वामी हैं। कोई और उस कबीले में से वो व्यक्ति उनको चुनौती नहीं दे सकता कि भाई मैं आपकी जगह ले लूं
ऐसा कुछ नहीं होगा। अगला है गाजी। गाजी एक उपाधि होती थी और गाजी उपाधि धारण करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें होना बहुत जरूरी था। नंबर एक, जो राजा इसको धारण करेगा वो कभी भी कोई युद्ध ना हारा हो। नंबर दो, जो व्यक्ति इसको धारण करेगा मुस्लिमों को छोड़कर शेष सभी का वो कत्ल करेगा। जो भी युद्ध लड़ेगा उसमें वो कोई भी दया भावना नहीं दिखाएगा, अर्थात काफिरों को वो मारेगा। मुस्लिमों को छोड़कर शेष सभी को काफिर कहा गया है। ये गाजी उपाधि धारण करने की दो शर्तें थी। एक जो मैंने आपको बताई, कोई युद्ध ना हारा हो, एक काफिरों को मारने वाला। लेकिन बाबर ने ये गाजी की उपाधि धारण की, लेकिन वो गलत था। क्यों? बाबर को जब वो भारत में आया था उससे पहले करीब 3-4 युद्धों में हारना पड़ा था। शैबानी खां के हाथों। वो शैबानी खां जिसने इसको तुलुकमा पद्धति सिखाई थी, जब इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था, वो चीज भी मैं आपको यहाँ क्लियर करके समझाऊंगा। इतिहास में हर चीज को समझाने के लिए एक तो टाइम की जरूरत होती है, अपन एक एक टॉपिक को अगर हम लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक क्लास में किसी को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, किसी को हम नहीं समझा सकते, टॉपिक के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। आगे जिहाद। जिहाद क्या है? जिहाद का अर्थ ये होता था कि जब इस्लाम धर्म में और धर्म संकट में है, इस्लाम धर्म में जब कोई युद्ध हो रहा है और वहां उनका धर्म संकट में या हारता है, तो एक तरह से वो जो राजा होता था वो आह्वान करता था सभी से और सभी मुस्लिम शासकों से, छोटे बड़े जितने भी हैं, कि आप इस युद्ध में हमारा साथ दें, ये धर्म युद्ध है। अगर आपने साथ नहीं दिया, इस्लाम धर्म खत्म हो जाएगा। इस्लाम धर्म को, उस धर्म को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली जो धार्मिक जो लड़ाई होती थी उसे जिहाद कहते थे, जिसका गलत फायदा भी उठाया जाता था। जब बाबर बयाना का युद्ध हारा था राणा सांगा से, पहली बार बुरी तरह से पराजित किया था, तो बाबर को डर हो गया था कि दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। उसने क्या किया? उसने अपने सभी सैनिकों को, सरदारों को इकट्ठा करके ये कहा कि अगर हम अब की बार फिर हार गए तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, दिल्ली से हमारी ताकत छिन जाएगी। तो उसने वो जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में, अर्थात धर्म की लड़ाई, धर्म को बचाने के लिए सबको साथ आना होगा। और उस समय ये घोषणा और की थी कि जितने भी सरदार हैं, सैनिक, भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पौवा पीना बंद कर दो, कुछ समय के लिए दारू पीना बंद कर दो, धर्म को बचाना है, पौवा को छोड़ना होगा। अब कोई छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है, वो अलग बात है। आगे है सल्तनत काल। सल्तनत काल किसे कहते हैं? देखिए, 1206 से और जो 1526 का जो समय था, इसको सल्तनत काल कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से राजवंश आते हैं? नंबर 1 गुलाम, नंबर 2 खिलजी, नंबर 3 तुगलक और नंबर 4 सैयद और नंबर 5 आता है लोधी वंश। ये आप ध्यान रखना, ये 5 राजवंश आते हैं और ये सल्तनत काल कहलाता है। इसका जो शासन काल था 1206 से 1290, इसका जो शासन काल था 1290 से 1320, इसका जो शासन काल था 1320 से 1414 और सैयद वंश का शासन काल था 1414 से 1451। बचा लोधी वंश। आप यहां ध्यान रखना, लोधी वंश का शासन था 1451 से 1526। उसके बाद मुगल वंश की सत्ता भारत में स्थापित होती है। ये मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ही कि जो सल्तनत जो काल है 1206 से 1526 तक है, जहां 5 ये राजवंश रहे। इनमें से एक बात और आप ध्यान रखना, ये चारों जिनमें नंबर 1 गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है और सैयद है, ये चारों राजवंश तुर्क थे। क्या थे ये? तुर्क। और एक जो लोधी वंश था, ये याद रखना, यह वंश अफगानी था। कभी सवाल पूछ सकता है सल्तनत काल में ऐसा राजवंश जो जिसका संबंध अफगान से है, लोधी वंश। और 3 ऑप्शन अगर वहां ये दे देगा
कि बताइए निम्न में से कौन सा राजवंश अफगानी था, और वहां 3 तुर्क दे देगा, 1 2 3 और 1 लोधी दे देगा। पूछेगा निम्न में से कौन सा राजवंश अफगानी था, अफगान से संबंधित था। तो ये बेसिक जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब हम पढ़ते हैं भारत पर अरब का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर हुसैन की लड़ाई क्यों हुई, कारण क्या था, ये चीज आपको समझनी है मैप के माध्यम से, ये ध्यान रखना है मैप के माध्यम से। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब हम चलते हैं भारत पर अरब के आक्रमण के लिए। कब हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या था, ये महत्वपूर्ण बात हम यहां जानेंगे। तो हम सबसे पहले मैप ही बना लेते हैं और मैप हम यहां थोड़ा छोटा बनाएंगे। आप अगर इतिहास को मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो मेरा जो मानना है वो ये है कि मैप के द्वारा पढ़ा गया इतिहास ज्यादा समय तक टिकता है, ज्यादा समय तक हम उसे याद रख पाते हैं। तो ये श्रीलंका है, यहां आप जानते ही हैं ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहां ये भाग हो गया ईरान और ये छोटा भाग हो गया इराक। ये इराक, ये हो गया ईरान, ये हो गया अपना अफगानिस्तान और ये हो गया अपना पाकिस्तान। ये ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट। मैंने यहां श्रीलंका को भी बनाया है और इन देशों को बनाया है। इसका कारण क्या है ये आपको समझना है, और समझना पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अरब क्या है। अरब जो देश हैं, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो अरब देश में प्राचीन काल में 22 राष्ट्र थे। कितने राष्ट्र थे? 22, जिनमें अपना ईरान है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, सोमालिया है, और फिर अरब जो देश और भी जो वर्तमान में जो अरब देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है। कहने का मतलब पहले अरब देश में थे 22 राष्ट्र, लेकिन वर्तमान में अरब देश में है सिर्फ 6 देश। ये ध्यान रखना आप, अरब में वर्तमान में 6 देश हैं, जिनमें नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 3 ओमान, नंबर 4 कतर, नंबर 5 बहरीन और नंबर 6 है कुवैत। इन 6 देशों को अरब कंट्री वर्तमान में कहा जाता है। पहले 22 थे। इन्होंने क्या दिया है हमें? इनके द्वारा हम ये सीख पाए हैं ऊंट पालन। ऊंट इनकी देन है हमारे लिए, और एक इसकी खेती, किसकी? खजूर की खेती, ये इनकी देन है, ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं हमारी कहानी की ओर, और वो कहानी है कि जो मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है दाहिर हुसैन पर, सिंध के राजा पर, उसका कारण क्या था, लड़ाई क्यों हुई थी, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अरब देशों ने या अरब के जो आक्रांताओं ने या हमले किए या तुर्कों ने, उसका प्रमुख कारण यह था कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। आर्थिक स्थिति जब कमजोर थी तो इन्होंने उस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लूटपाट और हमले की राजनीति अपनाई। भाई लूटपाट करें, हमला करें, सिर्फ लूटपाट, शासन करने का मकसद नहीं था इनके दिमाग में। कैसे क्या कहानी है वो आप समझे। बात 712 ईस्वी की है और श्रीलंका के उस समय राजा थे, आप ध्यान रखना, मनवाना। मनवाना श्रीलंका के शासक। और यहां आप ध्यान रखना, जो अरब है, अरब के उस समय खलीफा थे, यहां पे लिख रहा हूं अबू वालिद, ये तो थे खलीफा। और जो गवर्नर थे, गवर्नर थे जब ये खलीफा थे 11वें नंबर के, ये आप ध्यान रखना, कौन से नंबर के खलीफा?
11वें नंबर के गवर्नर थे अल हज्जाज। अल हज्जाज गवर्नर है और इनकी सेना के जो मुखिया थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। घटना कैसे होती है, क्या होती है, मैं यहां मिटा देता हूं। वैसे आप ध्यान रखना 11वें नंबर के खलीफा थे, क्योंकि हमें यहाँ कुछ और भी अंकित करना है, कुछ पॉइंट यहां जोड़ना है, इसलिए मैं मिटा देता हूं। घटना क्या हुई थी, जो मनवाना थे श्रीलंका के राष्ट्रपति, ये 696 से 726 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। यह ध्यान रखना, मनवाना। एक बार क्या होता है कि ये यहां से सबसे पहले एक बंदरगाह यहां हुआ करता था, कराची के पास एक स्थान था और वो था देवल थट्टा। यह ध्यान रखना, मैं यहां लिख रहा हूं देवल थट्टा। जो श्रीलंका के राजा ने एक जहाज भेजा था, क्या भेजा था स्टूडेंट, जहाज। कहां के लिए, अरब के लिए। और उस जहाज में ऐसा बताया जाता है कुछ मसाले और उसके अलावा हीरे जवाहरात भी थे। और उस जहाज में अरब की कुछ महिलाएं भी बैठी हुई थी। जैसे वो पहली बार किसी समय आए होंगी, साल या 2 साल पहले, उसके बाद जब वो वापस गई थी तो अपने साथ हीरे जवाहरात और कुछ खास सामग्री जैसे खाने के मसाले वगैरह ये लेके गए थे। तो वो जहाज कहां रुकता है, जब वो जहाज श्रीलंका से चला था तो वो जहाज वर्तमान जो पाकिस्तान का कराची जो शहर है अरब सागर के पास, इसके पास एक बंदरगाह क्षेत्र था जिसको देवल थट्टा कहा जाता था। इस देवल थट्टा के पास रावल क्षेत्र था, रावल। और इस रावल क्षेत्र का राजा था दाहिर, दाहिर या दाहिर सेन। हुआ क्या था, देवल थट्टा में जो जहाज रुका था, जहाज को जाना था अरब, और वो विश्राम के लिए कुछ समय रुकने के लिए यहां रुकते हैं। तो देवल थट्टा एक डाकुओं का एक इलाका था। देवल थट्टा लूटपाट यहां करते थे, जैसा आपने अगर सुना हो अफ्रीका में जो सोमालिया है, सोमालिया डाकू, या फिर वेस्ट इंडीज में कैरिबियन देशों में भी एक डाकुओं के गिरोह है, ठीक है ना, जिनको हम पार्टीशन वगैरह कुछ बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो उस समय देवल थट्टा का जो डाकू था, सबसे बड़ा डाकू था बवाजिर। बवाजिर उस समय सबसे बड़ा डाकू था देवल थट्टा का, विश्व प्रसिद्ध नाम है ये बवाजिर। बवाजिर क्या करता है, यहां इस जहाज को लूट लेता है और अफगान जो अरब की जो महिलाएं जा रही थी उनको बंदी बना लेता है। जब बंदी बना लेता है देवल थट्टा में बवाजिर और उसके साथी, तो फिर क्या होता है, खलीफा जो अब वालिद था, ये खलीफा यहां दाहिर सेन से कहता है कि मेरा जहाज आपके यहां लूट लिया गया, आप उन पर कार्रवाई करें। लेकिन दाहिर सेन ये जवाब देते हैं कि मेरे यहां आपका कोई जहाज नहीं लूटा गया, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। नतीजा क्या होता है, फिर अब वालिद गवर्नर को आदेश देता है अल हज्जाज को कि आप सिंध पर आक्रमण करें और वहां महिलाओं को छुड़ाएं। इतिहास में अगर हम कहानी को माने सही है गलत है, इस चीज का विश्लेषण तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ बताया गया है उस आधार पे हम इसका वर्णन करेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रंथ जो चचनामा है, वो चचनामा ग्रंथ इसके बारे में जो वर्णन करता है उसके अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। फिर होता क्या है, अब वालिद अल हज्जाज से कहता है, अल हज्जाज आदेश देता है मोहम्मद बिन कासिम को कि आप सेना लेकर जाएं, देवल थट्टा या रावल पे आप आक्रमण करें, दाहिर सेन को आप सजा दें, दाहिर सेन को आप सजा दें। जहाज जो हमारे वहां लूटा गया, उनका बयान ये है कि यहाँ कोई जहाज नहीं लूटा गया। फिर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना लेके निकलता है और वो समय था 712 ईस्वी। स्थान
जहां युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम है रावर। रावर नामक स्थान पर युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम और वर्सेस अपना हिंदू राजा दाहिर सेन। इनके मध्य युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध को जीत जाता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा दाहिर सेन की हत्या कर दी जाती है 712 ईस्वी में ही। इनके पुत्र की भी हत्या कर दी जाती है दाहिर सेन की। और फिर मोहम्मद बिन कासिम इनकी पत्नी दाहिर सेन की रानी बाई उसको बंदी बनाने का प्रयास करता है, लेकिन रानी बाई इनकी कैद से निकल जाती है। उसके बाद इनकी जो पुत्री हैं, एक सूर्या देवी दाहिर सेन की नंबर 1 और दूसरी है परमिला भी नाम मिलता है, पारमिला भी नाम मिलता है, पारमल भी नाम मिलता है। तो परमिला देवी और सूर्य देवी इन दोनों लड़कियों को जो दाहिर सेन की थी बंदी बना लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। और फिर यही सिंध से इनको जो ये क्षेत्र था सिंध नदी के पास का जो क्षेत्र, मैं आपको यहाँ नक्शा में जो बता रहा हूं, ये क्षेत्र सिंध है यहाँ जो राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ है। और इसके सिंध के पश्चिम में बलूचिस्तान है पाकिस्तान में वर्तमान में। उसके बाद क्या होता है, दाहिर सेन सूर्या देवी और परमिला देवी को खलीफा के पास भेज देता है, अब वालिद के पास, कि हमारे खलीफा भी खुश हो जाएंगे, राजा को भी पराजित कर दिया, तोहफे में लड़कियों को भी वहां भेजता है। ये दोनों चालाक थी, निपुण थी रणनीति में। तो ये जब अब वालिद के पास जाती है, खलीफा के पास, तो कहती है कि देखिए हमारे साथ राजा मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत गलत बर्ताव किया है, हमको अपवित्र वो कर चुका है, हमारे साथ उसके संबंध बन चुके हैं, तो हम आपके योग्य नहीं हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो उसको गुस्सा होता है अब वालिद को कि उसकी हिम्मत मोहम्मद बिन कासिम की ऐसे कैसे हो गई, सबसे पहले इनको मेरे पास ही भेजना चाहिए था। तो फिर अब वालिद आदेश देता है अल हज्जाज को कि मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा मुर्दा मेरे पास लाया जाए, मुर्दा लाया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो बताते हैं बैल की खाल में इसको लपेट कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंधु से अरब यानी ईरान ले जाया जाता है। उसके बाद बताते हैं रास्ते में ही दम घुटने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। एक तो कहानी है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम दाहिर सेन को हराता है, तो फिर उसके बाद इनकी पुत्रियों को खलीफा अब वालिद के पास भेजता है। अब वालिद को जब ये कहानी अपनी सुनाती है कि हमारे साथ मोहम्मद बिन कासिम संबंध बना चुका है, तो फिर ये आदेश देता है इसको बंदी बनाने का। और फिर मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में लपेटकर वहां ले जाया जाता है। उसके उपरांत क्या होता है, रानी बाई जो थी वो प्रयास करती है अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी ये घटना जो है ये ठीक है 5 से 6 महीने बाद की है। और जो मोहम्मद बिन कासिम मारा जाता है वो 713 ईस्वी प्रारंभ में मारा गया था, यह ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, जब रानी बाई खूब प्रयास करती है, काफी प्रयास करती है, तो फिर नाकाम हो जाती है, तो फिर फैसला करती है कि मैं मोहम्मद बिन कासिम के पास जाऊं उससे अच्छा है, यानी कि वो मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करे, इससे अच्छा है कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं। और आखिरकार ये जौहर करती है, अर्थात अपने आप को आग में समर्पित कर देती है। तो आप ध्यान रखना, प्रश्न एक बहुत शानदार बनता है यहां, मध्यकाल का पहला जौहर, मध्यकाल का पहला जौहर किसने किया था? ध्यान रखना, रानी बाई। रानी बाई कौन थी? दाहिर सेन की पत्नी। ये आपको यहाँ जो मुख्य बिंदु है वो याद रखना है। मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट आपसे ये है
आज मैं सिर्फ इतना ही टॉपिक आपको बताऊंगा कि जो अरब जो आक्रांता था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में राबर में युद्ध करता है। अब हमने जब ये घटनाक्रम इस तरीके से पढ़ा है तो शायद मेरी सोच ये है, कहानी के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को समझने में बहुत आनंद आता है, इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा। तो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा तुर्क आक्रमण के बारे में, जिसमें सुबक्तगीन भी होगा, अल्पतगीन भी होगा, उसमें उसके बाद महमूद गजनबी भी होगा, मोहम्मद गौरी भी होगा। अल्पतगीन पहला था, उसका पुत्र यानी उसका दामाद था सुबक्तगीन, और सुबक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनबी, और फिर उसके बाद उनके काफी समय बाद मोहम्मद गौरी। इन 4 शासकों के बारे में, इन 4 तुर्क शासकों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।